सर, अमन जी ने कहा आज एक गरीब आदमी को कुत्ता बना दिया, एक गरीब आदमी को कुत्ते की संज्ञा दे दी। ये हालत है अमन जी। इनका कहना है कि आप गरीब आदमी को कुत्ता बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो कुत्ता ये रख ले वो टांडी हो जाता है, जो कुत्ता हमारे घर में हो वो घर कुत्ता हो जाता है। की देना है ये, इनकी देव को की हर गली हर चौराहा इन्होंने उखाड़ रखा है। वो कहते हैं ना घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, या पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो बंदा इनको थोड़े नारे लगाता है, मैं सच बता रहा हूँ, जो उसको काम मिल जाता है अगले दिन। भाई ये हो रहा क्या है? दूसरी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गंगा साफ हुई तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। जिस दिन देविका में आरती हुई थी, मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय सांसद यशस्वी कर्मठ, हमारे जो नेता हमारे जितेंद्र सिंह जी, क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि देविका के पानी का आचमन कर सकते? ये सुशांत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप किसी पार्टी के आदमी होने से पहले इस उधमपुर के देविका माई के बेटे हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पर लाशों को उतारते हुए देखा है। मैंने कहा तो ये आम आदमी पार्टी का जो नशा का दस्तूर है, ये इस समय उनके सिरों पे चढ़ा हुआ है। देविका मैया का जो चरणामृत है, ये हम सब लोगों को पीना चाहिए, लेकिन उस लायक तो उसको पहले करना पड़ेगा। ये सुशांत जी की एक अपडेट है, इन्होंने अपडेट किया है कि बिजली मुफ्त चाहिए या बिजली चाहिए। मतलब आपके प्रत्याशियों को मैंने इलीगल बिल्डिंग तोड़ने का दिया, ये आपके प्रत्याशी की भाभी की बिल्डिंग है, इलीगल एंक्रोचमेंट है, इनकी रिश्तेदारी है, इनके लिए सारे गुनाह माफ है। सबका साथ सबका विकास फेलियर है। आप झूठ बोलते हो, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ मीडिया में बोलना चाहते हैं। अगर कोई कमाई की है तो उसको प्रूव करे। और जो केजरीवाल है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये एंटी हिंदू लोग हैं, ये लोग किस तरह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा कौन सा इनके पास वो गंगा जल का अमृत का पिटारा है, जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा कौवा बन के हंस बन के बाहर आएगा। मुझे भाजपा ने एक काम किया है कि उन्होंने नारियल को हिंदू बना दिया है, खजूर को मुसलमान बना दिया है। उन्होंने क्या किया है, गुट्टे के फूल को हिंदू बना दिया है, गेंदे के फूल को उन्होंने मुसलमान बना दिया है। अमन जी ने कहा आज एक गरीब आदमी को कुत्ता बना दिया, एक गरीब आदमी को कुत्ते की संज्ञा दे दी। ये हालत है अमन जी। इनका कहना है कि आप गरीब आदमी को कुत्ता बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो कुत्ता ये रख ले वो टांडी हो जाता है, जो कुत्ता हमारे घर में हो वो घर कुत्ता हो जाता है। जब इनके साथ हो तो अन्याय है, जब ये करें तो वो न्याय है। होगा सबसे पहले इंसान बनो, इंसान। इनकी दज्जियां ना लोगों की जो शहर में धांधली है। चुनाव लड़ने कैसे भाजपा वालों को अधिकार है। उन्होंने गरीबों को मजाक लेने के लिए कुत्ते का मुहावरा नहीं दोहराया, इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। आज चौपाल पे चर्चा की जाएगी और जिस तरह से हर रविवार को ये कार्यक्रम आप देखते हैं, और इसी तरह से आज हम ये कार्यक्रम आपको ज़िला उधमपुर से दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं, पहले मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश वर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी के ज़िला उप प्रधान हैं। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुशांत गुप्ता जी, ये भाजपा के युवा जिला प्रधान है। और अभी मैं बात करूं तो मेरे साथ में बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं अमन शर्मा जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आगे हमारे भाई अंकित सैनसन, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक्स कैशियर रह चुके हैं व्यापार मंडल में। तो चौपाल पे चर्चा है, उसको शुरू करते हैं। हम सभी से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया। और आज का जो मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा चौपाल पे चर्चा के दौरान, वो है उधमपुर की डेवलपमेंट। जी हाँ, कितना तरक्की उधमपुर कर रहा है, क्या उधमपुर उन्नति की ओर बढ़ रहा है या उधमपुर रुक गया है। हम पहले बात करते हैं जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनकी केंद्र में सरकार है। और अगर बात करें तो जो यूटी के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी से ताल्लुका रखते हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सुशांत गुप्ता जी, सर बताइए कि उधमपुर की जो तरक्की हो रही है, क्या उधमपुर डेवलपमेंट कर रहा है या अभी कुछ कमी है? देखिए, किसी भी तरह का कार्य हो कमी तो रहती है, लेकिन फिर भी इस समय का जो समय है, उस समय के अंदर पिछले अगर मैं सरकारों की बात करूं, उससे तो कहीं बेहतर उधमपुर की तरक्की भी हो रही है। और उधमपुर में
आज आप देखें कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, एजुकेशन लाइन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की बात हो, उस पर हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है और उस प्रयास में कई हद तक सफल भी हुआ जा रहा है। कि जिस तरह के आप देखें कि देविका प्रोजेक्ट का काम लगा है, आपका यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो, आपका यहाँ पे हाईवेज़ की बात हो। आज आपको याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें PMGSY में भी उधमपुर ने टॉप किया था। इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट उधमपुर के अंदर आए हैं, काम चल रहा है। मैं ये कहने में झिझक भी नहीं करूँगा, और करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तत्पर है और करेगी भी और करके दिखाएगी भी। जिस तरह से सुशांत जी कह रहे हैं कि काफ़ी काम हो रहा है, देविका प्रोजेक्ट की बात करी है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है देविका प्रोजेक्ट। अगर उधमपुर की बात करें तो अमन जी क्या कहेंगे, सहमत है आप? देखिए सुशांत जी हमारे छोटे भाई हैं, हम ये अक्सर भावनाओं में बहकर ज़्यादा बोल जाते हैं। बात ऐसी है कि देविका प्रोजेक्ट जो है उधमपुर के अंदर अगर आप अच्छे तरीके से नज़र दुलाएं तो उधमपुर को एक तरह से गंदगी का ढेर बनाने का काम जो है देविका प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है। माँ देविका के नाम पर उधमपुर में गंदगी फैला दी गई। आप आज उधमपुर की किसी भी सड़क पर जाके देखें, आप उसका नमूना आप ये देख सकते हैं। ये सड़क पे जो ये सड़कें जो उधमपुर की हालत हुई है ना, यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते हैं, गाड़ियों की तो आप बात छोड़ दें। ये कैसे हुआ? ये बस देविका प्रोजेक्ट की देना है, ये इनकी देविका प्रोजेक्ट की। हर गली हर चौराहा इन्होंने काट रखा है। आप कहीं से स्कूटी से नहीं निकल सकते हैं। एक बारिश हुई, स्कूटी से ब्रेक मारी और स्लिप। क्यों? क्योंकि सड़कें रही नहीं। भाई साहब ये तरक्की है, ये 200 करोड़ की तरक्की है। इस तरक्की ने उधमपुर को कचरे का ढेर बना के रख दिया और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं। वो कहते हैं ना, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, या पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर इसे तरक्की कहते हैं तो मैं कहता हूँ उधमपुर पिछले 41 साल मेरी उम्र हो गई है, पिछले 50 सालों में उधमपुर की इतनी खस्ता हालत मैंने आज तक ना सुनी थी ना देखी थी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है। अंकित जी क्या कहेंगे? देखिए मैं देविका प्रोजेक्ट की बात भी करूंगा और एक बात में सहमत हूँ कि मेडिकल कॉलेज की हमारी डिमांड थी, वो आया जहाँ काम हुआ है हम उसकी सराहना करेंगे। हम देखिए हम न्यूट्रल बंदे हैं, हम बिल्कुल सच्ची बात बोले तो सही है। पर देविका प्रोजेक्ट में एक सुशांत जी भी पहले एक उधमपुरी हैं साहब। बात ये होता है, फील होता है, हर पार्टी ओहदा देने को हर बंदे को तैयार होती है। अमन जी भी स्पोक पर्सन है, हम भी हैं, हर बंदा होता है। पर बात ये होती है जब हम ओहदे लेने के चक्कर में अपने शहर की तरक्की और अपने अस्तित्व को ख़त्म करने लगे तो बड़ा अफसोस होता है साहब। ये वही देविका प्रोजेक्ट कंपनी है जो DPR दिखाते दिखाते 2 साल लग गए। हर रोजबाजी कभी इनको 1 करोड़ का चलान होता है BCG कंपनी को, अभी 2 करोड़ 60 लाख का हुआ। ऐसा क्यों इस कंपनी को बचाया जा रहा है? क्या हेर फेर है? जब आपकी जम्मू में एक नेशनल तवी में वो जो अखनूर रोड पे पुल बना रही कंपनी, उसका पुल गिरा, उसको क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसी कंपनी है जिसने लॉज ही नहीं फॉलो किए, जिसमें 40% लोगों को काम दिया, जिनको नेशनल लीवर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं था। ये काम क्या कर रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये 2 करोड़ 60 लाख का जो चलान था उसके बीच में लिखा था कि 40% लोकल लोगों को जो काम दिया उनको उसके बारे में बताया ना गया, उन्हीं को काम देना है। पर उनकी कोई क्लासिफिकेशन थी इस प्रोजेक्ट की, कैसे क्लासिफिकेशन करनी है। जो बंदा इनको थोड़े नारे लगाता है, मैं सच बता रहा हूँ, जो उसको काम मिल जाता है अगले दिन। भाई ये हो रहा क्या है? 2 करोड़ 60 लाख रुपए का चलान हुआ, 1 करोड़ का हुआ, तो लाइबिलिटी कौन बताएगा कौन, किसका पैसा है? क्यों चलान हो रहे हैं भाई साहब, क्यों हो रहे हैं बताएं मुझे। सेकंड बात है, अभी तक DPR सांझी नहीं हुई। अभी 2-3 महीने पहले सांझी की प्रोजेक्ट का नाम 4 बारी चेंज हो गया। पहला कुछ बन रहा था, फिर कुछ बन गया। हमारी भावना अलग थी। जब 215 करोड़ में हमारा जो नारायणा हॉस्पिटल बन सकता तो 186 करोड़ रुपए, कोई कम नहीं था। अगर आप सीवरेज का बात ही कर रहे हो तो कठुआ में 280 से 290 करोड़ की 16 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है म्यूनसिपैलिटी, वहाँ सीवरेज डल रही है। उधमपुर 24 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जिसके में अगर देविका का 14 से 20 करोड़ में निकाल लूँ तो 160 करोड़ में सीवरेज कैसे डलेगी? तो क्या क्वालिटी ऑफ वर्क है भाई साहब? ये बिल्कुल टिचकुले कंपनी चल रही है, जहाँ बचाया जा रहा है। सचिन टिचकुले वाली कंपनी थी और ओहदे तो हमें मिलते हैं भाई साहब। पर सबसे बड़ी बात है, हम पहले इंसान है, पहले उधमपुर का जनरेशन को ख़राब ना करें। आज लोगों को कोरोना की वजह से मास्क नहीं डालना पड़ता है, आज लोगों को हवा की वजह से डालना पड़ा है। पानी नहीं है शहर में। हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम आपके पास भी आएंगे राजीव जी। पहले हम सुशांत जी से ही पूछते हैं। ये कह रहे हैं जिसकी नारेबाजी करो उनको काम मिलता है, जैसे देविका प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। सर क्या बोलोगे? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित जी का कि उन्होंने मुबारकबाद दी है कि मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी व्यापार मंडल उधमपुर की, और ख़ास करके यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर और जितने भी समाज सेवी थे उनकी डिमांड थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित जी को कि एक चीज़ जो आप सबकी डिमांड थी वो पूरी हुई। वैसे ही माँ देविका के अंदर जिस तरह से कूड़ा करकट, मैं तो कहूँगा स्टूल वगैरह सब कुछ वहाँ पे फेंका जा रहा था, उस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट आया देविका प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंदर ब्यूटिफिकेशन से लेके सीवेज को लेके तरह तरह के फेसिस के अंदर काम होना था।
अब देखें ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। अब उसके अंदर जो ग्रीनरी के अंदर ग्रास की जो प्लांटेशन होनी थी उसका काम चल रहा है, और दूसरे स्तर पे सीवेज का काम चल रहा है। दिक्कत आ रही है, किसने कहा दिक्कत नहीं आ रही है? आप किसी भी तरह का काम करेंगे दिक्कत आएगी। आज अगर दिक्कत आई, गवर्नमेंट को लगा कि इस तरह के कमी आ रही है, तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस ठेकेदार को चालान ठोके हैं। तो कैंसिल क्यों नहीं किया? मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। जब दिल्ली बैठ के रिपोर्टिंग नहीं देता है, ठेकेदार दिल्ली बैठ के रिपोर्टिंग देता है, उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो पूरा क्यों नहीं बैठते हैं वो लोग? सबसे पहले जो हमारी काफ़ी कोशिशों के बाद बीजीसी कंपनी को 1 करोड़ का सबसे पहले जब उसको जो जुर्माना लगाया गया, उस जुर्माने के साथ उसकी एक कंडीशन थी कि बीजीसी को जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट से हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 1 साल हो गया, उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट था उसे और पैसे दिए गए और काम कराया गया, बजाय उसे हटाने के उसे फैसिलिटेट किया गया। तो ये किस तरह से आप किस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे? दूसरी बात इन्होंने कही कि माँ जो देविका हमारी माँ को सफाई हुई उसकी साफ करने के लिए, आपको पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था, उसमें प्रधानमंत्री हमारे इनके यशस्वी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गंगा साफ हुई तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। जिस दिन देविका में आरती हुई थी, मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय सांसद यशस्वी कर्मठ हमारे जो नेता हमारे जितेंद्र सिंह जी, क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि देविका के पानी का आचमन कर सकते? ये कसम खा ले देविका माता की, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि देविका माता के जल को ये आचमन कर सके? देविका माँ के नाम पर इन्होंने उधमपुर की आस्था के साथ खेला है, उधमपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। जो प्रोजेक्ट सबसे पहले अबैटमेंट ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रिवर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हैव यू कंजर्व्ड द रिवर? आपने कंजर्वेशन के नाम पे वहाँ टाइलें लगा के लोगों को बेवकूफ बना दिया। मैं बता रहा हूँ, आपको इतना जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 3 करोड़ रुपया, सिर्फ 3 करोड़ रुपया मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, जिसमें कोई तोड़ फोड़ है कोई है, 3 करोड़ रुपया सिर्फ कंपनी ने उस चीज़ का ले लिया है। हैरानगी की बात है, गैंतियाँ लेकर लोगों की पाइपें ठीक की जा रही थी और 3 करोड़ रुपया सिर्फ मिसलेनियस का लिया, और ये उस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करते हैं। सुशांत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप किसी पार्टी के आदमी होने से पहले इस उधम के देवका माई के बेटे हैं, प्लीज़ देवका की माई के नाम पर इस तरह की राजनीति मत करें। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी हैं राजेश वर्मा जी, और मैं पहले बता दूं कि हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ चुके हैं, सतपाल चलोत्रा जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के। और हम पहले राजेश जी के पास आते हैं। आम आदमी पार्टी काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी जॉइनिंग हो रही है इस समय, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा भी चल रही है, लेकिन सर वो जो जिस तरह की ये बात चल रही है उधमपुर डेवलपमेंट की, आप क्या मानते हैं? सर, आम आदमी पार्टी की हवा नहीं, आम आदमी पार्टी की सुनामी आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और सर बात यह है कि उधमपुर मेरा भी है, ये हमारे अंकुश जी हैं इनका भी है, ये अंकित जी हैं इनका भी है, उधमपुर हम सबका है। वो हमारे सभी का फ़र्ज बनता है कि उधमपुर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और देविका प्रोजेक्ट की जो बात है अभी इन्होंने की, लेकिन अभी आप देखें एक ही बारिश में पोल खुल जाती है देविका प्रोजेक्ट को। थोड़े से फूल लगाए, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी सी टाइलें लगाई बहुत, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पर लाशों को उतारते हुए देखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि लाशें, मैं जब बचपन से देखता हूँ वहाँ पर लोगों के संस्कार भी ठीक नहीं हो पाई। ये हालत मतलब कि इन्होंने देविका प्रोजेक्ट की कर दी थी। हम नहीं कहते कि हम बीजेपी मतलब कि अब बीजेपी हमारी अपोजिशन है, अब अपोजिशन इन्होंने ये तो घमंड में चूर थे कि इनके आगे कोई लड़ने वाला ही नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। आम आदमी पार्टी इतने जोर शोर से मतलब आगे बढ़ रही है और इतनी जॉइनिंग आम आदमी पार्टी की हो रही है। और अभी हमने उधमपुर में कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है, कभी हम यहाँ इलेक्शन लड़े नहीं हैं। और हम आपसे वादा करते हैं, और ये हमारा दावा है, केजरीवाल जी ने बोला है कि हम बिजली फ्री करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास है, हम करेंगे, जैसे मर्जी करें, चाहे जहाँ से मर्जी कराएं, उनके पास जो फार्मूला है वो करके दिखाएंगे। और उनकी ही नकल करके हमारे माननीय रविंदर रैना जी ने भी घोषणा कर दी थी कि हम भी जे.एंड.के को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन इन्होंने बिजली मुफ्त देने के लिए बिजली मुक्त कर दिया। अब मैं ये इनसे जवाब चाहता हूँ कि ये उन्होंने दावा बिजली मुफ्त का किया था या बिजली मुक्त का किया था? सर देखिए, एक तो मैं अमन जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि एक तरह मैं अपने सेंटेंस को पूरा करना चाहूँगा कि देविका प्रोजेक्ट का मैं एक जिसको कंक्लूड में लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी का भी जवाब दूंगा। एक देविका प्रोजेक्ट को कंक्लूड में लेना चाहूँगा
कि उसका जो प्रोजेक्ट है देविका प्रोजेक्ट, मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि बीच में फिर आपको माइक उस साइड लेना पड़ा था कि जो भी स्टूल भी है चाहे गंदगी भी है माँ देविका के अंदर जा रहा था। जो सीवेज प्रोजेक्ट है, मैं बड़े ध्यान से इस चीज़ को बड़ा शॉर्टली बताना चाहूँगा, जो सीवेज प्रोजेक्ट है जब वो कंप्लीट होगा, जो स्टूल है जो गंदगी है वो सीवेज के थ्रू सीवेज प्लांट में जाएगी, क्योंकि आज तक देविका के अंदर जा रही थी। ये उसको देविका को गंदगी से मुक्त करने का एक सीवेज प्लान था, जिसके बाद रिवर कंजर्वेशन की बात जो होती है, जो उसमें डुबकी लगाने की बात होती है, जो माँ देविका का चनामत पीने की बात होती है, जो आज तक की पिछली सरकारें, चाहे वो एनसी की थी, चाहे वो पीडीपी की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वो यहाँ पे लोकल किसी एक पार्टी की सरकार थी, मैं उन सबको ध्यान से पीछे करते हुए बताना चाहता हूँ, किसी ने आज तक सीवेज प्रोजेक्ट नहीं लाया, किसी ने आजकल देविका का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं लाया। उसके बाद अब सीवेज प्रोजेक्ट आया, उसको जब सीवेज स्टार्टअप होगा, उसका जितना भी स्टूल होगा वो सीवेज प्लांट में जाएगा और साफ़ पानी देविका के अंदर रहेगा। उसके बाद आप उसमें चनामत भी ले सकते हैं, आप उसमें डुबकी भी लगा सकते हैं। मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा इसके साथ। और मैं अगली बात आपको बताना चाहूँगा आम आदमी पार्टी को लेके। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आज सुबह से न्यूज़ में चल रहा था कि एक देशभक्त नौजवान को दिल्ली से पंजाब पुलिस आके उठाती है, एक देशभक्त नौजवान को दिल्ली में पंजाब से पुलिस आके उठाती है और बिना किसी नोटिस के, तो ये आम आदमी पार्टी का जो नशा का दस्तूर है ये इस समय उनके सिरों पे चढ़ा हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बिजली फ्री की बात करते हैं। आज पिछले कल केजरीवाल जी का बयान आया है कि बिजली की शॉर्टेज है, उस कारण आने वाले कुछ दिनों से जिसको जो मांगेगा हमसे सब्सिडी हम केवल उसको देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। ये किस तरह से दावा करते हैं बिजली फ्री का, जबकि इनके पास बिजली को लेके कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ एक जो आदमी है उसके जो उसका टैक्स है उसके ऊपर बिजली फ्री का दावा करते थे, जिसमें उसमें भी ये फेलियर साबित हो रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए। मैं अंकित जी आपके पास आऊँगा। जिस तरह से अंकित जी ने जवाब देना चाहूँगा। सुशांत जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नशा फैला रही है पंजाब में, आपका कहने का मतलब ये है सर? मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी वादे थे बिजली को लेके, नहीं आपने नशे की बात की। नहीं, मैं नशे में मेरा कहने का मतलब था इस समय इनके पास सत्ता का जो नशा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर तो दूर है इनके लिए, ये तो यहाँ पे चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं, उससे पहले भागने वाले हैं। सर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि ये सत्ता का नशा बोल रहे हैं। सर सत्ता का नशा अपने आप तो हमें आया नहीं है, हमें जनता ने जिता, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जनता ने जिता के प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। हम कोई आसमान से कोई उतरे तो नहीं है, हमें जनता ने सत्ता का नशा दिया हुआ है, जनता ने चुनके। और दिल्ली में आप देखो कि दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के हैं, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने जोर लगा दिया, हमारे अमित शाह जी ने वहाँ पर होम मिनिस्टर ने जोर लगा दिया, और 3 सीटें तक ये दिल्ली में जहाँ पर राजधानी में 3 सीटें तक नहीं जीत पाई। ये हालत है इनकी, मतलब कि बीजेपी पार्टी की 3 सीटें क्या होती हैं। और ये आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी, आम लोगों से मुकाबला करने के ये काबिल रही नहीं है, क्योंकि जो आम लोग हैं, आम लोगों ने जो कमल का बटन दबाया था, इसलिए नहीं दबाया था कि वो 70 रुपये का तेल 200 रुपये का खरीदें। आम आदमी ने कमल का बटन दबाया था, इसलिए नहीं दबाया था कि पेट्रोल 160 रुपया लीटर उनको लेना पड़े। आम आदमी ने कमल का वोट इसलिए दबाया था कि सिलेंडर 1100 रुपये का खरीदना पड़े। आम लोगों ने ये कमल का बटन इसलिए नहीं दबाया था कि हमारे पुलवामा में हमला हो, 85 जवान हमारे मर गए। 2 साल का बच्चा हमारा वहाँ पर घर में बैठा, वीर सिंह उनका नाम था, वो घर में बैठे, उनके ऊपर बम का हमला हुआ, घर में बैठे। और मोदी जी बयान देते थे कि सारी इनके पास, सारी आर्मी इनके पास है, सारी पुलिस इनके पास है, और ये आतंकवाद अभी तक ख़त्म नहीं कर सके। मैं इनसे ये जवाब चाहता हूँ कि आतंकवाद अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। जी हम इनसे जानेंगे। पहले सतपाल चलोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, जिस तरह से अमन जी ने कहा कि जब गंगा को साफ़ किया जाता है तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। अब अगर देविका को साफ़ किया गया, वहाँ पे आरती की गई, तो उनका जो चनामत था वो जितेंद्र सिंह को पीना चाहिए था। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है सर? जी ये बात आपकी बहुत अच्छी है, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है कि जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ये जो देविका मैया का जो चरनामृत है ये हम सब लोगों को पीना चाहिए, लेकिन उस लायक तो उसको पहले करना पड़ेगा, उस लायक उसको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है या देविका मैया का जो प्रोजेक्ट अभी जो चल रहा है, उसके अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन
पानी का तो जो बहाव है या पानी उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वो अगर वहाँ से डालते तो क्या वो सफाई हो सकती थी? कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा सकता था कि वो तभी से जो है पानी को जो है लिफ्ट करके तो उसमें डाला जा सकता था, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता था। सीवरेज तो एक अलग एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, मानते हैं कि सीवरेज से जो है गंदगी दूर होगी, पानी साफ़ होगा, लेकिन उतना साफ़ नहीं हो सकता कि आप ये बोलो कि उसको आप चन्नमत के रूप में आप ले सकें। अभी भी स्टिल वो जो है पानी जो है नहाने के लायक नहीं है। आप ये कहें कि वो साफ़ हो चुका है, वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ज़मीनी सतह पे जो है ये सारी चीज़ें अभी तो ये नहीं दिख रही है। जी आखिर कब होगा साफ चिनामत के कारण? देखिए ऐसा है कि इस समय काम पूरे शहर भर में चल रहा है। अंकित जी ने भी बताया, अमन जी भी बता रहे थे, वो गिर गए स्लिप करने के कारण। अभी वर्क जो है अंडर प्रोसेस है। जैसे ही ये एक अंजाम तक पहुंचता है, मैं आपको बड़ा यकीनी ये बता सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ, जैसे ही एक अंजाम तक पहुँचता है, जब ये काम पूरा होता है, सीवेज का काम पूरा होता है, गंदगी देविका में नहीं जाएगी। उसके बाद जो पैसा इसके लिए बचा के रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है देविका मैया की साफ़ सफाई के लिए, ताकि एक बजे देखिए मैं बड़ा इसको प्रैक्टिकली ले रहा हूँ कि सीवेज का काम लगा है, सीवेज की गंदगी उसके अंदर जाती थी, जैसे ही वो सीवेज कंप्लीट होगा गंदगी सीवेज प्लांट में जाएगी, उसमें नहीं जाएगी। तो उसके लिए जो पैसा है वो उस पर लगाया जाएगा और अंजाम तक पहुँचने के बाद हम सब मिलके, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे वो मीडिया बंधु हैं, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी से, चाहे सोशल वर्कर हैं, हम सब मिलके वहाँ पे डुबकी लगाएं। हाँ जी अमन जी, देखिए एक बार एक बात कहते हैं कि लोगों के घर की गंदगी वहाँ जाती है। मैं देविका मोहल्ले में रहता हूँ, मैं पैदा उसी मोहल्ले में हुआ हूँ, पला बड़ा उसी मोहल्ले में हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देविका के अंदर गंदगी जाती थी वो देविका के किनारों में लगता जो मोहल्ले हैं सिर्फ उनकी जाती थी। उसके ऊपर आप आ जाएँ आप, तो ये तो नामुमकिन सी बात है कि उनकी गंदगी देविका, क्योंकि उनकी सबके आउटलेट्स ही अलग साइड्स पे हैं। वो तो ये तो लोगों को बेवकूफ़, टेक्निकली टोटली आप उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है। रही बात दूसरी, बिजली की बात कर रहे थे सुशांत जी, हमारे राजेश जी ने भी बिजली की बात की। इनकी संजीदगी बताऊं मैं, लोग इतने हाहाकार में थे, इतनी परेशानी, बिजली लोगों के धंधे खत्म हो गए। इनकी संजीदगी मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये सुशांत जी की एक अपडेट है, इन्होंने अपडेट किया है कि बिजली मुफ्त चाहिए या बिजली चाहिए। मतलब कि ये ह्यूमरस वे में लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि भैया अगर भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो बिजली मिलेगी ही नहीं। ये इनकी सीरियसनेस है, ये लोगों की जो मजबूरियों का मजाक, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठने वाले, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठने वाले हैं। एक गरीब आदमी जिसने बेचारे ने एक पंखा लगाया, जब उसको वो नहीं मिलता, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या आपको बिजली मुफ्त चाहिए या बिजली चाहिए। ये संजीदगी है लोगों के बारे में इनकी। सुशांत जी क्या ये कह रहे हैं कि जो, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले एक हफ्ते बिजली की परेशानी रही है, हमारे यहाँ से ही जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे थे, उन्होंने प्रयत्न किया, उन्होंने प्रयास किया और उसके लिए सक्सेसफुल भी हैं। और सेंटर ने हमारी मदद की है कि किस तरह से, मैं अपना ही बता रहा हूँ, हमारे जे&के में पर्याप्त बिजली है, जे&के में बिजली की कमी नहीं आ रही है सर, ये जे&के में बिजली की कमी नहीं है। जे&के पर्याप्त, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली बनती है सब बेची जा रही है, ब्लैक की जा रही है, और कोयले की भी कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक अपने अडानी जी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और बिजली का रेट यूनिट बढ़ाने के लिए ये बहाना किया जा रहा है कि कोयला ख़त्म हो गया, और ये सब वही चाल है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अगर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तो फिर कैसे अरविंदर रैना जी बोल रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे? आप बिजली दे ही नहीं रहे। 22 घंटे 24 घंटे में 22 घंटे का कट जा रहा है, 2-3 घंटे की लाइट आ रही है। ये फ्री का मतलब मेरे को पहले ये समझाओ कि बिजली फ्री है या बिजली मुक्त कर रहे हो आप। और पानी की सर, हमारे वार्ड नंबर 12 और 14 ये दोनों वार्ड हैं जहाँ के एक पवन खजूरिया जी का वार्ड है और एक पवन गुप्ता जी का वार्ड है। इन दोनों वार्डों में पानी की हाहाकार है। लोग ढक्कन उठा के अपने टैंक बता रहे हैं कि पानी उनमें है ही नहीं, और टैंकर भर के लोग, टैंक माफिया इस वक्त काम कर रहे हैं। लोगों को पैसा खर्च कर करके पानी अपने घर में भराना पड़ रहा है, और फिर ये किराया बिल है, लोगों के बिजली के बिल का, गरीब आदमी के 22-23 मेरा अपना बिल 22,000 रुपये आया हुआ, और मैं दफ्तर गया बिजली का बिल करने के लिए, नहीं ये आपको जमा करवाना पड़ेगा और नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। धमकियाँ दी जा रही हैं हमें बिजलियाँ काटने की। ये जी अरुण जी, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने हैं। दोनों पार्टी तो हमारी हैं और मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। ये क्वेश्चन किससे होंगे आपके? मैं दोनों से, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से भी है। खासकर इस टाइम बीजेपी से बड़ी बात है क्योंकि ये बड़ी लेवल की पार्टी, इन्होंने एक चीज़ बोली थी, सबका साथ, और आपने क्या बोला, हमारे प्रत्याशी पूरे ईमानदारी से लगे हैं हर काम में। तो सुशांत जी, आपके प्रत्याशियों को मैंने इलीगल बिल्डिंग तोड़ने का दिया, ये आपके प्रत्याशी की भाभी की बिल्डिंग है, इलीगल एंक्रोचमेंट है।
क्यों आपकी किसका विकास हो रहा है और किसका साथ हो रहा है? आपने आम आदमियों को हरास किया, आपकी इस म्यूनसिपैलिटियों ने। आपके लोग अपने सेल्फ स्टैंडर्ड लोग हैं, आज उनकी भाभीियों की बिल्डिंग है, एनक्रोचमेंट है, ट्रिब्यूनल से नक्शे पास है, तब क्यों आप चुप रहते हैं? तब आप पार्टियां ज्वाइन करके गुलामी करते हैं उन खानदानों की, उन लोगों की। मैं सच बात बोलता हूँ, कहाँ है इंसानियत? आप भी एक इंसान है ना, बताइए मुझे। 40 एप्लीकेशनें दी मैंने शोरूम में तोड़ने की, पूरी रोड की डिसअलाइनमेंट करके। साहब, इनकी रिश्तेदारी है, इनके लिए सारे गुनाह माफ है, सबका साथ सबका विकास फेलियर है। आप झूठ बोलते हैं। और आम आदमी पार्टी को भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ये बिजली फ्री देते हैं, मैं इनके खिलाफ हूँ। एक चीज़ इनकी अच्छी लगती है कि जब हम बोलते हैं हमारा देश नंबर 1 आएगा, बोलते हैं ना सब, आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? हमारा देश खतरे में है। और चाइना क्या बोल रहा है? हम नंबर 1 आएगा, और हमें बोलते हैं हमारे देश को बचाना है। आज का स्लोगन ये चल रहा है। साहब, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है देश में, 135 करोड़ में 60% पॉपुलेशन है। देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले गए हैं साहब आप लोग? कहाँ ले गए हैं? युवा पूछता है आपसे, रेडी इस लड़के ने लगाई, रोज बर्फ घुल जाती है इस लड़के की जब बिजली बंद होती है। साहब, हमें चाहिए, जब जहाँ इलेक्शन होने वाली होती है ना, वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं। जहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं होती है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ MCD में आपको पता है दिल्ली में हालत खराब होनी थी, दंगे शुरू हो गए। अब जहाँ दूसरी गवर्नमेंट है वहाँ दंगे होते हैं। भाई, जब यूपी में इलेक्शन खत्म हुई उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और मैं आपको ही बोलता हूँ, अभी फ्री बिजली वाला मसला ठंडा कीजिए। आप लोगों को आत्मनिर्भर कीजिए कि लोगों को फ्री में नहीं जाए, लोगों को अपने राइट, अपनी मेहनत से चीज़ें मिले। और आपसे अगर आप सबका साथ, सबके बात की बात करते हैं, हिम्मत है तो कल चलिए और तुड़वाने का ऑर्डर लेके आइए मेरे साथ, नहीं तो रहने दीजिए, करिए गुलामी। देखिए, आपने मेरे पास 2 प्रश्न उनकी तरफ से आगे, 2 वर्मा साहब की तरफ से आगे, मैं उसका बड़ा अच्छे से उत्तर देना चाहूँगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि कमल का बटन किस लिए दबाया था लोगों ने, जी हाँ, कमल का बटन लोगों ने दबाया था सबका साथ सबका विकास के लिए दबाया था, और फिर से दबाएंगे सबका साथ सबके विकास के लिए। जी हाँ, कमल का बटन दबाया था। जो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 धारा का 35A के तहत, वो हटाने के लिए कमल का बटन दबाया था, और वो हटी है। जी हाँ, आतंकवाद की बात कर रहे हैं हम। आतंकवाद उस टाइम जब कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हुआ करती थी, तब कोई आम आदमी नहीं दिखता था। सुशांत जी, बात क्यों नहीं टूट रही आपकी? मैं आ रहा हूं उसमें भी। मैं वर्मा जी की बात का पहले जवाब देना चाहूंगा कि आतंकवाद को, जो पत्थरबाजी को कंट्रोल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, ये माननीय अमित शाह जी ने किया है। मैं बात करूंगा कि आप बात कर रहे हैं एंक्रोचमेंट की, तो आपके पास क्या प्रूफ है ये एंक्रोचमेंट है? अगर ये एंक्रोचमेंट है, आप बोल रहे हैं कि मैंने 50 चिट्ठियां लिखी हैं, तो आपकी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा? क्योंकि आप झूठा जवाब, क्योंकि आप झूठा इल्जाम म्युनिसिपैलिटी भाजपा पे लगा रहे हैं। आप झूठा इल्जाम किसी एक व्यक्ति पे लगा रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी सहायता करेगा, लेकिन आप सच्चे नहीं हैं। सुनिए, 10 बारी लेटर दी, और हम तो प्रीमिसेस हमारी 25-30 साल पुरानी है। किसको दी? किसको? म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट साहब को भी दी, म्युनिसिपैलिटी के ईओ साहब को भी दी। सुनिए, ये सामने गैलरी बड़ी है ना, लट्ठे नहीं है साहब, कहते हैं अपने रिश्तेदारों की बिल्डिंग नहीं तोड़नी है। अगर हम गलत है ना साहब, कल चलाइए बुलडोजर, हम अपने दुकान को अभी आपको लाइव बुद्धि दिखाते हैं। डिपार्टमेंट ने बुद्धि लगाई है कि आप सही हो, पर आप लोग सुशांत जी, खुद ये कह रहे हैं, सुशांत जी, हम डिपार्टमेंट ने इनको कहा कि आप सही हैं, तो डिपार्टमेंट इनका काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ मीडिया में बोलना चाहते हैं। अगर कोई कार्रवाई की है तो उसको प्रूव करे, और आप कोर्ट में जाएं। कोर्ट हर समय हर व्यक्ति के लिए खुला है। इनको जवाब दिया। बताइए मुझे, वीकेंड लॉकडाउन हमारे शनि एतवार को बंद होता था साहब, होता था, कोई पास नहीं देता था। जब जितेंद्र सिंह जी देवका में आए तो किसने आपको 300 बंदों को पास दिया? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, सब आपकी है। आप हम लोगों को गुलाम बनाया, आपकी मिली भगत है। उस दिन शनिवार को लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, 300 बंदों का प्रोग्राम हुआ देवका में, किस एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने आपको पास दिए थे? आपके लिए कानून लगा बाहर, आप लोगों की पार्टी। अगर हम बीजेपी में ज्वाइन नहीं करें, हम गद्दार, हमें खत्म हो गया। इन्होंने सर देखो 370 इन्होंने तोड़ा, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और राम मंदिर का मुद्दा जो है सर, राम मंदिर में 4200 करोड़ रुपया लोगों ने डोनेशन दी हुई है, उसमें भी घोटाला किया है राम मंदिर के 4200 करोड़ रुपया, 4.5 लाख रुपए गांव से। और ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की, उधमपुर से भी लोगों ने। और राम मंदिर ये क्या बनाएंगे? वो मेरी पहले में राम मंदिर मुसलमानों के सिवा राम मंदिर, और कोई हिंदू कारीगर नहीं है जो मंदिर का काम करता है। जितने भी मंदिर के कारीगर हैं सारे मुसलमान हैं, हिंदू। मैं ये चीज बताना चाहूंगा, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये वो
पार्टी राम मंदिर की बात कर रही है, जिन्होंने कश्मीर के नरनसार पर असेंबली के अंदर, दिल्ली के अंदर उनके नरनसार के ऊपर हंसी मजाक किया, चुटकुले चलाए, ये वो केजरीवाल पार्टी की बात कर रहे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर की। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, ये वो आम आदमी पार्टी लोग बात कर रहे हैं। ये एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, जो केजरीवाल है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये एंटी हिंदू लोग हैं। ये लोग किस तरह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिनको जो आदमी देखो पूरी दुनिया को सब देखो, हमारे जो आदमी इनकी पार्टी में इनकी पार्टी छोड़ के लग जाता है, हमारे मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। जो आदमी इनकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ऐसा कौन सा इनके पास वो गंगा जल का अमृत का पिटारा है, जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा कौवा बन के हंस बन के बाहर आएगा, मुझे भी पता चले। आप एक काम करिए अंकुश जी, मुझे मेरा 15 लाख रुपए दिलवा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे गर्व हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। मैं खुद बोलता हूँ हमारी प्रधानमंत्री ने हाइट बढ़ाई है, पर उनकी हवा उनकी है और नीचे वाले लोग सब करप्शन करने को लगे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये इतने सही है ना तो मान लीजिए जरा आप दिखा दीजिए कैमरे में गैलरी कितनी। भाजपा ने सिर्फ एक काम किया है, मैं आपको बताता हूँ। भाजपा ने एक काम किया है कि उन्होंने नारियल को हिंदू बना दिया है, खजूर को मुसलमान बना दिया है। उन्होंने क्या किया है, भुट्टे के फूल को हिंदू बना दिया है, गेंदे के फूल को उन्होंने मुसलमान बना दिया है। इन्होंने लोगों को विभाजित करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। जहां इनकी इलेक्शन होती है वहां देश खतरे में होता है, जहां इलेक्शन नहीं होती वहां लोग सेफ होते हैं। रही सबका साथ सबका विकास की बात, उधमपुर के अंदर सारा उधमपुर जाता है, उधमपुर में पानी का हाहाकार, इतना हाहाकार था। मैं और मेरे कुछ साथी पीएचई दफ्तर में गए, मुझ पर कार्रवाई हुई, एफआईआर लगी, मैं वो तरीके भुगत रहा हूँ। इतने लीडर उसके बाद गए, किसी भी एफआईआर नहीं रही। अगर आपने सबका साथ देना था तो आप आते उस वक्त कि अमन जी आप जेन्युइनली शुभ बात कर रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर ये किसी का साथ देने आ जाए तो इनकी लीडरशिप खतरे में आ जाएगी। लोगों को ये लगेगा कि भाई ये तो उसका साथ मतलब ये इनसे ऊपर हो गया। ये लोगों के हित के लिए नहीं, ये अपने हित के लिए आगे आते हैं। युवा कहाँ निकलेगा? अरुण जी सही कह रहे हैं। हमारे साथ सतपाल जी बैठे हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं, व्यू लेते हैं कि क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सतपाल जी, सर सबका साथ सबका विकास तो तब होता है जब हर एक इंसान को इक्वल राइट्स, इक्वल हक। जैसे अब बात करते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है एक पूरी तरह से पिस चुका है। अगर आप गरीब को 2 किलो आटा या थोड़े से चावल दे देते हैं तो उससे कोई विकास नहीं हो जाता उसका। और मिडिल क्लास की जो है इस समय जो है हालत बहुत पतली हो चुकी है। आज मैं खुद जो है लोगों के अंदर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज जो है मिडिल क्लास है ना बीपीएल का जो है राशन कार्ड बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास कहाँ पे हो रहा है? ये जो सरकार जो है ये हमें बताए कि सबका साथ सबका विकास का मतलब था इक्वलिटी, यानी आप सबको साथ लेके चलते, सबका जो है विकास का मतलब आप जिसकी कोई इनकम नहीं है उसको भी इनकम बनाई जाती। जूत को लेके हम आपका कहने का मतलब यह है कि आम जो जिसको बीपीएल की ज़रूरत नहीं है वो भी बीपीएल बना रहा है। बिल्कुल जनाब, उन्होंने भी बीपीएल बना रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बीपीएल बना रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी वैसे बात होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आज मिडिल क्लास जो है वो बीपीएल में जा रहा है, गरीबी रेखा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है युवाओं को काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस सरकार ने जो है युवाओं के लिए, मैं तो खासकर बात करता हूं कि युवाओं के लिए क्या पॉलिसी मैटर बनाया है इन्होंने। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो भी वक्ता बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि क्यों गरीब लोगों को राशन बांटा जा रहा है। अरे जो गरीब है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को पूरी करने दिया जाए। अगर आप बात सुनेंगे तो मैं बात को पूरी करूँगा। आप बोल रहे हैं कि गरीबों को राशन क्यों दिया जा रहा है? अरे क्यों ना दिया जाए। जो गरीब लोग जो मोदी जी को पसंद करते हैं, जो गरीब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, जो गरीब लोग इस देश के हैं वो भी इस देश के, हम भी इस देश के, चाहे हमसे कोई अमीर होगा वो भी इस देश का है। अगर गरीब को राशन नहीं मिल रहा तो उसको अगर मोदी जी राशन देने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक बात और सुना रहा हूं। ये अगर गरीब को बिजली नहीं मिल रही तो अगर केजरीवाल बिजली दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बताएं। अगर गरीब को राशन देना गलत नहीं है तो अगर आप बिजली दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर
गरीब को राशन मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अमन जी कहते हैं कि गरीब बंदे को राशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अमन जी चुटकुले बड़े अच्छे बोल लेते हैं, हमें भी पता है। आपका कुत्ता टॉमी, आप बांटे तो भला, कोई और बांटे तो गलत। मतलब आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं यार, खुद को जस्टिफाई। आपने चूल्हे बांटे तब मुफ्त नहीं दिखा। आपने प्रश्न किया ना, मैं उत्तर देना चाहता हूं आपके प्रश्न का। आज किस तरह से एक चैनल के अंदर अमन जी ने कहा, आज एक गरीब आदमी को कुत्ता बना दिया, एक गरीब आदमी को कुत्ते की संज्ञा दे दी। ये हालत है अमन जी की। आप जाने की ये किसको कुत्ता कह रहे हैं? एक गरीब आदमी को अमन जी कुत्ता कह रहे हैं। ये मेरा तो उत्तर पूरा देना जी अमन जी, इनका कहना है कि आप गरीब आदमी को कुत्ता बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो कुत्ता ये रख ले वो टामी हो जाता है, जो कुत्ता हमारे घर में हो वो घर कुत्ता हो जाता है। बाकी भाजपा का क्या है? जब पिटने लगते हैं तो बस उल्टा हो जाते हैं। ये चीजों को घुमाते हैं। मैं इस चीज की निंदा करता हूँ, मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। आज एक चैनल के अंदर ओपनली ये एक गरीब आदमी को कुत्ता कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इन्होंने गरीबी का इतना मजाक बनाया है, इन्होंने गरीब लोगों का मजाक बनाया, इन्होंने भारत के गांव में रहने वाले उन जनसंख्या का मजाक उड़ाया है, उनको कुत्ता का है, गाली दी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक मिनट ये वार्तालाप कुछ इतना जो हम सारे भाई बैठे हैं, हमें इतना बहस करने की जरूरत नहीं। मैं आपको, इन्होंने एक बोला था कि आम आदमी देशद्रोही पार्टी है, ये है इन्होंने। मैं आपको एक इसका बहुत बड़ा प्रूफ देना चाहता हूँ। ये सारे बैठे हैं और आप मीडिया वाले मेरे साथ चल के, हमारे चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रधान हैं, उन्होंने कल सांबा में, आप जाओगे हमारे साथ, सांबा में उन्होंने एक हिंदुओं को मंदिर, निसार जी ने, और वो मुसलमान की ज़मीन थी, निसार जी ने हिंदुओं को मंदिर बनाने के, शिव मंदिर के लिए 10 मरले का प्लाट दिया, जिसकी कीमत वहाँ से कम 50 लाख रुपया कीमत थी जगह की। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा। ये हमारे आम आदमी पार्टी के चिनैनी जो प्रधान हैं, उनकी जगह थी, उन्होंने दिया। और ये बात करते हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान से हमको डराते हैं। पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे आगे? अब आज जाके हमको पाकिस्तान का रविंद्र राणा जी, जब देखो पाकिस्तान का, हमारे जो हरी सिंह जी थे, आज भी प्रूफ है, हमारे हरी पैलेस में जाके देखो, वो उनकी सोने की कुर्सी पर बैठने की औकात थी। पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे आगे? हमारे राजा ने जम्मू कश्मीर स्टेट खरीदी थी, जो उनके बलबूते पर स्टेट खरीदी थी। ये का जवाब देना चाहूंगा। पाकिस्तान की औकात यह थी भाजपा गवर्नमेंट के दौरान, सर्जिकल स्ट्राइक 1, एयर स्ट्राइक 2, ये औकात है पाकिस्तान की। और मैं इनके माध्यम से स्पष्टता चाहूँगा आम आदमी पार्टी से कि वो स्टैंड क्लियर करें कि केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है कि उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के जो मौत हुआ था, नरनसार हुआ था, उस पर हंसी मजाक की। इस पर अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी वाले क्लियर करें, फिर चुनाव में आने की बात। हमारा स्टैंड क्लियर है। आप फिल्मों के माध्यम से, वो एक एज ए फिल्म थी, हंसी मजाक और चुटकुला असेंबली के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के मौत के ऊपर क्यों बनाया? क्यों उनको आंखों में आंसू के एक फिल्म को इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। तब तो अनुपम खेर जी ने डॉक्टर डैंग की भूमिका निभाई थी। वो तो देशद्रोही है सबसे बड़े, उसमें फिल्म के हिसाब से जाना, वो तो डॉक्टर डैंग है, वो तो देशद्रोही हो गए। चलो अंकित जी, सुशांत जी ने एक बात कही थी कि आज दिल्ली से हमारे एक MLA को अगवा कर पंजाब ले गए। अरे भाई, उस वक्त कहाँ सोए थे जब गुजरात के विधायक मेवानी को असम में लेके चले गए थे? पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस पार्टी ने जानबूझकर मेवानी जी को फंसाने की कोशिश की है और उनको जमानत दे दी गई। जब इनके, मैं वही बताया ना, जब फिर ये कहते हैं गरीब को कुत्ता बोल रहे हैं, और फिर अब मैं बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे हमारे विधायक को कुत्ता बोल रहे हैं। मतलब कि जब इनके साथ हो तो अन्याय है, जब ये करें तो वो न्याय है। मैं आपको बिल्कुल मैंने बड़ी देर से माइक नहीं, 2 मिनट में स्टेटमेंट देता हूँ। सबसे बड़ी बात है, हम प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं भाई, हम सब करते हैं भाई, इसको कोई ना नहीं बोलते। पर बात ये है कि जैसे सुशांत जी ने बोला ना, अब ये कश्मीर फाइल वाला बड़ा इशू चला। देखो ना, जब तक अपोजिशन नहीं होगी, अगर एक पार्टी अपोजिशन ऊपर ही होनी चाहिए, उसके स्टेटमेंट दी थी, इसको यूट्यूब में डाल दिया जाए ताकि हर बंदा असलियत को देख सके। उसमें गलत कुछ नहीं था, उसने बोला एक स्टेट का। देखिए दूसरी बात है, जैसे आपने मुझे बोला अभी, क्या बात वो चल रही थी, ये कि टॉमी बोला, ये बोला, बात को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप हम इतने सही बंदे ना, तो सही
ही बंदे हैं। ओए अगर आप इस मार्केट में खड़े ना, अभी कैमरा घुमा दीजिए, मेरे फादर का नाम था विजय सैमसन, जिंदगी में एंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। ये वो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने रोशनी एक्ट में घोटाले किए, और एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन में बोल देती है इनके लट्टे निकल जाते हैं 1 मिनट में भाई, 1 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन लट्टा निकालती है भाई, इनका रोशनी एक्ट में नाम नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। सुशांत जी, आपको पार्टी प्रेम होगा, सबसे पहले इंसान बनो, इंसान। इनकी दज्जियां उड़ाओ लोगों की जो शहर में धांधलियां कर रहे हैं, पार्टी प्रेम बाद में रहेगा, इंसान बनो पहले, इंसान साहब। देखिए जो मुद्दा है, मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट। जो मुद्दा है वो उधमपुर की डेवलपमेंट है कि कितनी डेवलपमेंट उधमपुर में हो रही है, हम उसके ऊपर आते हैं सीधा जी। देखो, हमारा प्रधानमंत्री हमारा अभिमान, मोदी जी पर हमें अभिमान है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई भी हमारे देश का, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, हम सभी पार्टियों का धर्म और फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें, इज्जत करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में जो 25 लोग चुन के आए थे बीजेपी के, क्या उन्होंने मोदी जी को सम्मान के, ये उनको जनता सजा देगी, जनता सजा देगी। उन्होंने, उनकी वजह से आज मोदी जी को ये झेलना पड़ा। उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट लिया और वो उन पर खरे नहीं उतरे। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी की जो सुनामी आने वाली है वो आके रहेगी। बात डेवलपमेंट की है उधमपुर की, जैसे मैंने पहले बता दिया। मैं सतपाल जी के पास जाऊंगा। सतपाल जी, क्या लगता है कि जो उधमपुर की डेवलपमेंट हो रही है या रुक गई है, या लगता है कि आगे होने वाली है? सर, डेवलपमेंट की बात करें तो ज़मीनी सतह पे बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो है डेवलपमेंट का जो नाम है वो सिर्फ नाम नहीं है। और आप कहें कि कोई डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जिस तरह से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो पॉलिसी एक बननी चाहिए थी, हमारे जम्मू जो है, जम्मू के बाद जो है उधमपुर हमारी एक सिटी, ऐसी सिटी आती है जो दूसरे नंबर की जो सिटी है, इसके जो है एक ऐसा पॉलिसी प्रोग्राम बनना चाहिए था कि इसकी भी डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब जैसे रोड्स को लेके आज भी हम लोग आए दिन जो है परेशान रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब आप ये जो धार रोड ही है, अगर आप यहाँ से नीचे के और जा रहे हैं तो आज की डेट में भी आप उसी जाम पे फंसेंगे। अभी आप मानते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 5-10 सालों से जो जैसा था वैसा ही है, और ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी तक आए हैं, वो जो सेंटर की तरफ से जो लाए गए हैं, उनमें जो है हम थोड़ी बहुत जो है जो चीज़ देख रहे हैं, या ये देवका का जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसके अलावा तो हमें आज तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उधमपुर के अंदर कोई खास नहीं दिख रही है। देखिए, हम सत्ताधारी के पास ही जाएंगे, क्योंकि अगर बात करी जाए तो उधमपुर की हर एक गली में जाएं, सड़क देखें तो उखड़ी हुई पड़ी है। और पिछले दिनों में जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो उस दौरान भी काफ़ी दुकानों के अंदर पानी चला गया था। हॉस्पिटल रोड की बात करूं तो सुशांत जी, आपकी सरकार है, आपके ही यहाँ पे वो जो प्रेसिडेंट हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि म्यूनसिपल के वही हैं, तो आखिर क्या कारण है जो अभी तक सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, जो गंदगी है वो लोगों की दुकानों में घुस रही है? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो देविका प्रोजेक्ट का काम था, अभी सीवेज का काम चल रहा है, उसमें उखड़ा भी है, मैं खुद उसको मानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले अगर एक सड़क जो तोड़ी है उसको ठीक किया जाता, फिर दूसरी को, जबकि इस समय देखा जाए तो पूरा शहर ही तोड़ दिया है। देखिए, दिक्कत आ रही थी, उसके ऊपर तुरंत हमारे जो यहाँ से सांसद हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने एक्शन लिया है, उन्होंने हमारी डीसी मैडम को बड़ा स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोली थी कि इसकी लेबर क्वालिटी बढ़ाई जाए, लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, मटेरियल की क्वालिटी बढ़ाई जाए। हर तरह के प्रयास सांसद द्वारा और यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा और जो भाजपा के यहाँ के अहदेदार द्वारा हैं, उन द्वारा एमपी साहब को पहुँचाया जा रहा है बात को, और एमपी साहब, डीसी मैडम और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को उसको लाया जा रहे हैं। वैसे तो सरकार जम्मू कश्मीर में हमारी नहीं है, यहाँ पे एलजी हैं। एलजी किसी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, आज वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, आज वो एलजी हैं। मैं 2 बातें और बताना चाहूँगा, बड़ी शॉर्ट में, लंबा नहीं खींचूंगा। अगर डेवलपमेंट, उधमपुर की डेवलपमेंट की आज हमारा मुद्दा है, तो मैं उधमपुर की डेवलपमेंट की बात बताना चाहूँगा। केवल एक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर काम नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं योगा सेंटर प्रोजेक्ट की, आज योगा सेंटर प्रोजेक्ट देखिए। अगर मैं बात करूं मानसर प्रोजेक्ट की, आज मानसर प्रोजेक्ट देखिए। अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की, आज मेडिकल कॉलेज देखिए। अगर मैं बात करूं अगर मैं अरे भाई मैं बता दूं, अरे भाई मैं बता दूं, अरे भाई प्लीज बताने दो। अगर नहीं आपको उधमपुर में एक स्टेडियम नहीं, हीरानगर में इंटरनेशनल, सुनिए हीरानगर में इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। सुनिए, वेयर हाउस, यहाँ
आज इस मार्केट में बैठे हैं भैया, तुम ट्रांसपोर्टर का काम करते हो ना, गाड़ी लगाने कोई नहीं देगा थोड़े दिन के बाद इनको। नो स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट नगर, नो स्पेस फॉर वेयर हाउस, नो स्पेस फॉर इंडस्ट्रीज। वेयर हाउस कठुए में जाओ, वेयर हाउस हाटली मोड़ से जाओ, आप ट्रांसपोर्ट नगर हाटली मोड़ से लो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हीरानगर में लो। ये बातें कर रहे हैं। एक देवकापुर मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी 5 खुल चुके हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बचा था जो पुराना था उधमपुर, जिसको अभी मिला, और शुगर सांसद साहब ने दिलाया। पर क्यों हमारे स्टेडियम की बात नहीं की? एक स्टेडियम पे बच्चे डिपेंड हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये ट्रांसपोर्टर लोग हैं हमारे, आप कैमरा मार के देखिए, ये गाड़ियों का काम करते हैं। यहाँ फुटपाथ के रोड चोरी होगी, ये कहाँ काम करेंगे? कहाँ है व्यवस्था? देखिए, आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने प्रोजेक्ट्स की बात की, मैं प्रोजेक्ट पे था। आज अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की भी बात करें, मैं केवल सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक सिटी पे अटके हुए हैं, मैं ये भी इस पे भी आ रहा हूँ। मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज फार फ्लंग एरिया में भी चले जाएं, आज आपको लाठी का रोड जो कभी सिंगल लेन हुआ करता था, जो यहाँ पे मिट्टी थी सिंगल लेन हुआ करता था, आज वहाँ पे भी ट्रिपल लेन का काम चल रहा है। आज हम PMGSY के अंदर भी आज हमने वो रोडें निकाली जो पुरानी, अरे मेरे पास, मैं आपको बताना, एक पहली बात, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बात सुने। आपसे जब बात की जाती है, आप जितने प्रोजेक्ट गिरा रहे हैं सब सेंटर के हैं। आप उधमपुर सुने, उधमपुर की डेवलपमेंट हम मैं बताता हूँ, एक मिनट मेरी उधमपुर की एक 20 साल पहले उधमपुर के अंदर एक ही कम्प्लेक्स में DC ऑफिस, एक ही कम्प्लेक्स के अंदर एक ही कम्प्लेक्स के अंदर तहसीलदार ऑफिस, TSO ऑफिस, एक ही कम्प्लेक्स के अंदर JNK बैंक, वहीं पे ट्रेजरी। अरे यार, इनके मतलब कि पिछले 50 सालों में आप किसी ऑफिस अलग नहीं कर पाए। अभी हम पहले काटेंगे तो मैं बात पूरी नहीं कर। अगर आपका मुद्दा आज की जो चौपाल का आपका मुद्दा है, ये मुद्दा है उधमपुर के डेवलपमेंट की। इनका कहना कहीं दिल्ली की बात ना करें, उधमपुर की। इसमें कहां से दिल्ली की बात हुई? उधमपुर की डेवलपमेंट, इनको दिल्ली की डेवलपमेंट मिल रही है क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते डेवलपमेंट। ये PMGSY पूछे, ये वही मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये वही मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका मैं पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये वही मोदी गवर्नमेंट की बात है। आपके पास अगर You are sitting in a sir, we are sitting in transport nagar where no truck is। ये these are the labor, ये काम करते हैं। बताओ ट्रक आने को देते हैं यहाँ? बताइए मुझे। सर नहीं, नो एंट्री की वजह से कुछ नहीं आता है। इधर हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं, बिल्कुल बच्चों की एडमिशन अभी दी है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी इधर लगाने नहीं देते हैं, ठीक है। रोड पे काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल भी कोई भी सोर्स नहीं है। हमारा बिल्कुल बच्चे भूखे मर रहे हैं, अभी बिल्कुल काम नहीं रहा नो एंट्री की वजह से। सर कोई गाड़ी नहीं खड़ी किसी के पास, क्या बोलेंगे? सर हम यहाँ पे सामने लगाते हैं गाड़ियाँ अपनी। अभी 31 दिसंबर को साल के लास्ट दिन हमें यहाँ पे 5-5 हज़ार का 10 गाड़ियों को चलान कर दिया। अच्छा, गाड़ी लगाने के लिए? हाँ जी सर, यहाँ पे लगाते हैं 10 साल से पहले से। DC मैडम के पास गए, उन्होंने बोला कि RTO के पास जाओ। RTO के पास गए तो RTO वाला बोलता कि मैं उसको DTI को बोल दूंगा, आज से आपको तंग नहीं, मगर चलान तो कर दिया हमें। जी। हाँ तो ये थी ट्रांसपोर्टर जो है उनकी परेशानियां, वो भी सुननी पड़ेगी क्योंकि ये भी यहीं पे इस जो मैं बात करूं को सड़क के इस पार ही अपनी गाड़ी लगाते हैं, लेकिन इनको जिस तरह उन्होंने बोला कि चालान किया गया है साथ में ही। हाँ जी सुशांत जी, आप कम शब्दों में अपनी बात को। देखिए, मैं तो चाहूँगा आप कम शब्दों में मुझे पूरा करने दें क्योंकि आपका माइक खींच के ले लेते हैं। लेकिन अरे मैं इनको पहले तो अमन जी को ये बिल्कुल क्लियरिटी से बताना चाहूँगा। नहीं, मैं अमन जी को बड़ा क्लियरिटी से बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से उनके ध्यान में नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार नहीं है। दूसरी बात, ये देश भर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट जो दिल्ली से फाइनल होता है वो उधमपुर में काम करता है और उधमपुर में ही पड़ता है। मैं भी उधमपुर में पैदा हुआ, अमन जी भी उधमपुर में पैदा हुए हैं। आज अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पहले फार फ्लंग एरिया की डेवलपमेंट इतनी है कि PMGSY की सड़कों में उधमपुर ने टॉप किया। फिर मैं आ जाता हूं वापस आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला प्रश्न था। देखिए, जिस तरह की दिक्कत का मुझे अभी पता चला है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, हमारे यहाँ से जो पार्षद थे उन सब ने अपनी असेंबली में एक बिल भी पारित किया था कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं ट्रांसपोर्ट नगर को लेके और ट्रांसपोर्टर्स को लेके, उसके लिए पार्षद ने स्पेशली एक रिकमेंडेशन के तौर पे एडवाइज़र टू LG मिले हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, काम भी चल रहा है। आज आप मॉडर्न विलेज की बात करें तो नेशनल हाईवे पे काम लगा, आज ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो नेशनल हाईवे पे काम लगा। ये केवल सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट से मतलब नहीं है,
हमें मतलब है कि राजनीति कैसे करनी है। अगर डेवलपमेंट से मतलब होता तो PMGSY भी डेवलपमेंट है, लाटी की रोड चौड़ा होना भी डेवलपमेंट है, मानसर प्रोजेक्ट ये बोल रहे हैं, आधा मानसर का साइड पोर्शन सांबा में बढ़ता है और आधा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है, इनको ये भी नहीं पता है। और मानसर प्रोजेक्ट में अगर हो रहा है योगा सेंटर, अगर मानतलाई में आज इंडिया का टॉप मोस्ट योगा सेंटर बन रहा है, ये उधमपुर जिला के अंदर बन रहा है, इनको उसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है। अच्छा राजनीतिक पार्टी का होता आपके पास है, राजनीति हम कर रहे हैं। अरे भाई बात करने से पहले सोचा कीजिए कुछ। PMGSY क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सेंटर से आता है भाई। आपका मुद्दा डेवलपमेंट है ना, मैं पूछना चाहता हूँ इन उधमपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम आने में क्या दिक्कत थी? हमारा युवा आजकल एक स्टेडियम पे क्यों डिपेंड है? इसमें आपने फुटबॉल डाल दिए, इसी में बंदा क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ हमारे लोग कहीं जा सके बाहर? ये आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर की, कैसे कठुआ में ट्रांसपोर्ट नगर शुरू हो भी गया, वेयर हाउस शुरू हो गया, स्टेडियम बन गया, रोड अच्छे वाइडनिंग हो गई, हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज 2018-19 में शुरू भी हो गया, तो हमारे यहाँ क्यों कमी रह गई? आप अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या सांसद साहब की कमी समझते हैं, कमी किसकी रही? क्यों नहीं हमारे पास है सर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है? बताइए मुझे आप, है क्या बच्चा खेल नहीं सकता? एक स्टेडियम पे पूरा शहर डिपेंड है। ये कहते हैं लाठी की बात, हम वेलकम करते हैं, मानसर का अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, हम लाठी का बना रहे हैं, पर मेरे ट्रांसपोर्टर भाई तो मर रहे हैं ना भाई। आप बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, एक फैक्ट्री के लिए एक मरला जगह नहीं है उधमपुर में। अभी आपने बात की है कि हम नहीं फैक्ट्री के लिए जगह टिकरी वाली साइड लेके दे रहे हैं, बात सुनिए, और मजालता में आप बना रहे हैं। अभी आप बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन करते आपको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी एक बंदा भी आत्मनिर्भर आगे नहीं, रेडी तक आप लाइसेंस नहीं देते साहब। बूट पॉलिश करने होता है ना एक बंदे को, उसको मार मार के ले जाते हैं कि तू बूट क्यों पॉलिश कर रहा है? भाई तू रोटी नहीं खा, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री देना है, तू फ्री की कैटेगरी में आ, मेहनत करके बूट नहीं पॉलिश कर लेना, नहीं तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। आत्मनिर्भर ऐसा नहीं बनना भाई, तो ये हालत है। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं उधमपुर के, हम उन पे भी बात करते हैं। जिस तरह से मैं बात करूं कि अगर ज़िला उधमपुर की, तो यहाँ की जो सब्जियां हैं, अगर टमाटर की बात करें तो चिनैनी एरिया से आते हैं, काफ़ी मशहूर हैं, और जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में घूमने आते हैं वो उधमपुर में रुकते हैं, तो यहाँ से वो सब्जियाँ लेके जाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होती है और वो तारीफ़ भी बाहर जाके होती है, लेकिन आज तक उनको कोई ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि ऊपर रास्ता बंद हो जाता है, या कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है, पस्सी पड़ जाती है, या कोई और किसी कारण, तो सभी का सभी जो यात्रा है वो सभी यहाँ उधमपुर नेशनल हाईवे पे रुक जाती है, लेकिन आज तक उनके ठहरने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है? सुशांति, मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, क्या उसके लिए कोई आपकी जो सरकार है कोई विचार बना रही है कि जो उन यात्रियों को यहाँ पे रोका जाए और उधमपुर में घूमें, लेकिन हम देखते हैं कि वो सड़कों पर पड़ रहते हैं? देखिए, आपने पहले बात की कि किस तरह की जो उधमपुर का प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत उसको हम ला सकते हैं। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जिला उधमपुर के अंदर, जैसे आपने बात की टमाटर भी बहुत मशहूर है, वैसे जिला उधमपुर के अंदर कलाड़ी बहुत मशहूर मानी जाती है। हमने कलाड़ी के सब्जियों की बात कर रहा हूँ, जो लोग लेके जाते हैं। मैं सब्जी पे भी आ जाता हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखो ये कितना अच्छा है उधमपुर के लिए। आज कलाड़ी की प्रोडक्शन को उधमपुर के अंदर एक नाम दिया गया। आज कलाड़ी यहाँ से पैक होकर अदर स्टेट्स में जा रही है। आज यहाँ पे आज कलाड़ी के वो प्लांट्स लगाए गए जिसमें जो महिलाएं वहाँ पे कलाड़ी बनाती थी, एक उनको आत्मनिर्भरता मिली, एक उनको कमाने का एक जरिया मिला, और साथ में उधमपुर का नाम भी मशहूर हुआ कलाड़ी के नाम पे। वैसे ही वेजिटेबल्स की बात है, वेजिटेबल्स को लेके भी हमारे माननीय सांसद जी ने अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा आत्मनिर्भर की एक बैठक थी जो दिल्ली के अंदर, वहाँ पर उन्होंने टमाटर का जिक्र किया, जो जिक्र आपने भी किया, उसका भी कार्य चल रहा है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, सनासर के अंदर फूल बड़े एक मशहूर माने जाते, टूलिप, आज वहाँ पे टूलिप गार्डन का निर्माण किया गया है। इस तरह से और बड़े प्रोजेक्ट्स, अभी जो मानसर का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर भी एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जिसके अंदर जो वहाँ के लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी की जो हेरिटेज चीज़ें हैं उसको भी प्रमोट किया जाएगा। आज मशरूम उधमपुर के अंदर उसके जो लगाई जाती थी, आज उसका यहाँ पे पाउडर बनाया जा रहा है, आज मशरूम का बिस्किट बनाया जा रहा है उधमपुर के अंदर। मैं आपको उधमपुर की बात बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप उस पर स्टोरी करें। आज उधमपुर के अंदर मशरूम का अचार बनाया जा रहा है। ये एक उधमपुर के पहचान देने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। बेशक कोई कमियां भी रही हैं, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह जी की तरफ से, कि जो कमियां आज आपने यहाँ पे गिनाई हैं, मैं उस पर स्वयं उनको पर्सनली बताऊंगा और उस पर कार्यरत भी होंगे और उसको बड़ी जल्दी कंप्लीट भी करेंगे। और मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा तो काफ़ी नौजवान जिनको कई बार काम नहीं मिल पाता, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो मैं उसके लिए आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। टिकरी के अंदर, मांड के अंदर, गरनई के अंदर, मजालता के अंदर इंडस्ट्री स्टेट ओपन कर दी गई है।
और उसके ऑनलाइन फॉर्म भर लिए गए हैं। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, आप सर्वे कीजिए, कई लोगों ने उसके फॉर्म भर भी दिए हैं। अब मीडिया एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है जो कुछ भी निकाल सकता है। आप उसको निकालिए। DIC की वेबसाइट के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है और 65% रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो चुकी है। 60,000 डेली वेजर जो है वो बर्बाद हो गए। 60,000 डेली वेजर इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं और नए फार्म निकले के 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे। 40% से लेकर 80% डबल बेरोजगारी हो चुकी है। और ये सब्जियों की बात कर रहे हैं, जो हमारा पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, हमारा ट्रेड होता था। वो हमारा जो हमारा जो केला है ये पहले दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान जाता है। बस केले को भी सेकुलर बना के रख दिया है, मतलब अब केला जो है वो भी सेकुलर बन गया है कि केला डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा। केला पहले दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान जाता है। कितना उसमें खर्चा पड़ता है, कितना व्यापारी इसमें कमाएगा, ये तो पोजीशन हो गई हमारे भारत की। ट्रेड तो टोटली ख़त्म हो गया। ट्रेड तो ये जो हमारे बने थे एयरलाइंस के शोरूम, इनके ऊपर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। आने वाले टाइम में किराना मर्चेंट ख़त्म हो जाएगा, जूता बेचने वाला ख़त्म हो जाएगा, बर्तन बेचने वाला ख़त्म हो जाएगा, कपड़ा बेचने वाला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनको चाहिए टैक्स, गब्बर टैक्स चाहिए इनको। बस इनको आम आदमी से कोई लिया दिया नहीं, खाली बस टैक्स इनको पहुंचना चाहिए, चाहे कोई जिए या मरे, इनको कोई लेना देना नहीं। गब्बर टैक्स चाहिए इनको। और अगर बात करूं मैं, जैसे मैं मुद्दा लेके आया था बीच में एक, कि अगर यहाँ पे कोई जाम की स्थिति बनती है तो नेशनल हाईवे पे हम देखते हैं कि काफ़ी यात्री जो हैं वो फंस जाते हैं, खाने के भी लाले लग जाते हैं उन लोगों को। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो ऊपर के इलाकों में पस्सी वगैरह पड़ती है, जिस कारण काफ़ी जाम लगता है और उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ता है। क्या उसके लिए कोई प्रबंध किया गया है? अभी तक कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता की करूं और अपनी पार्टी की बात करूं, ये सत्ता में कोई भी आ सकती है, लेकिन अपनी पार्टी की बात करूं कि अगर वो अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या वो इस चीज़ के बारे में कुछ सोचेंगे, करेंगे सर, या कुछ प्लान बना है आपका? जी, ये तो अभी फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जब भी हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम अपने से, जहाँ हमारी पार्टी का प्रोग्राम, पार्टी जो प्रोग्राम लाएगी, पॉलिसी प्रोग्राम लाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हम कहाँ कहाँ लोगों को जो है, किस तरह से लोगों की जो है, एक आम आदमी की, जनता की जो है सेवा कर सकते हैं। और जैसे अभी मेरा कहना है, क्या ये जो मैंने आपको बात गिनाई, क्या इसके ऊपर कुछ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जनाब, ये इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर हम 100% काम करेंगे। और जैसे अभी ये बात कर रहे थे रोड की, लाठी रोड की बात कर रहा था सर, अभी मैं पिछले 5 साल से मैं लाठी रोड पे जा रहा हूँ। जो वाइडनिंग भी हुई थी, वाइडनिंग जो कर रहे हैं सर, पिछले 5 साल से वो जो ठेकेदारों ने काम लिया हुआ है, अभी तक उसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। मैं अभी लेटेस्ट होके आया हूँ, मेरी गाड़ी का खुद का टायर जो है वहाँ पे फट गया। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की रोड की, मैं लाठी की रोड की बात कर रहा हूँ। एज इट इज़ है सर, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पे जो नेशनल हाईवे का काम जो चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के आधार पे जो काम चल रहा है, ये सुधमादेव तक, उसके आगे आप देखें वैसा का वैसी ही पोजीशन है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो सर, टोल टैक्स जो है हर साल जो है टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इनको टैक्स जो है चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना है। मैं जो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कटरा वाले हो गए, उधमपुर वाले भी इवन के उसी में आते हैं, कि इतना ज़्यादा जो है टोल जो है हम लोगों के ऊपर जो है ये थोप रहे हैं। ये इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। और इसी के साथ में मैं बात करना चाहता था कि ये जो चिनैनी के अंदर आप टमाटर की सब्ज़ी की बात कर रहे हो, कि सर चिनैनी के अंदर कम से कम एक सब्जी मंडी होनी चाहिए, और सब्जी मंडी जो है जो चिनैनी के अंदर होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो है फ्रूट और जो सब्जी वहाँ से निकले, उसको वहाँ पे जो है उसके जो ये जो वेंडर्स है या जो उसको जो है वहाँ पे रख सकें और अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है आगे सब्जी को जो है वो आगे पहुँचा पाए। इस तरह से बात कर रहा हूँ मैं कि अगर जो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, अगर उनकी व्यवस्था कहीं उधमपुर में की जाए, वो काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। हमारे जो व्यापारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और अंकित सैनसन की बात करें, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यापारी भी हैं। और अंकित जी, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, अगर उधमपुर में फुटफॉल बढ़ेगा, हम देव का प्रोजेक्ट से भी यही उम्मीद कर रहे थे साहब, और अलग गया। और मैंने जो सेंटर के मिनिस्टर आए थे, मुझे भूल गया, राजस्थान के कहीं MP हैं, और मैं उनसे स्पेशली मेमोरेंडम वेयर हाउस का भी दिया साहब, ट्रांसपोर्ट नगर का भी दिया, सबको दिया है, कुछ सुनवाई नहीं हुई। आप बोलते मेरे पास एक कॉपी पड़ी है मेमोरेंडम की। सेकंड, हम देखो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात कर रहे हो। कलाड़ी का मैंने सुना आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, DC में आपने इनिशिएटिव लिया, पर मैंने देखा यहाँ
फ़ोटो खिंचाने ज़्यादा चला और अवेयरनेस अभी भी किसी में नहीं थी। सेकंड, आप बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना साहब। ये 2014 में सी कॉप इंडस्ट्री की बात करें ना, सी कॉप सिडको जेके सीमेंट में डायरेक्ट भर्तियाँ की गई और सन 2014 में हमारे विजयपुर के बड़े खास मंत्री थे, सत्ता पार्टी के मंत्री थे। और हैरानी की बात है, उधमपुर के ही एक विधायक साहब ने इस पे क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया था। ये डेली एक्सेलसियर की कटिंग में मिलेगा आपको। उधमपुर के विधायक थे, शायद वो सत्ता में है, आगे थे, उन्होंने क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया था कि सी कॉप सिडको में बैकडोर एंट्री हुई। उधमपुर के विधायक ने उठाया था क्वेश्चन आर्क में। ये गूगल में सर्च कर दीजिए आप, डेली एक्सेलसियर की कटिंग थी, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चलो जिसकी कटिंग थी उसमें बोला कि 100 बैकडोर एंट्री लगाएगी अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, 8वीं पास बच्चों को डायरेक्ट सी कॉप लगाएगा। पर हम साहब रेडी नहीं लगा सकते, हमें लाइसेंस नहीं देंगे आप। अपने बच्चा 8वीं पास भी होगा, डायरेक्ट भर्ती। फिर बताइए कहाँ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन करता हूँ। देश का प्रधानमंत्री हमारे घर में जब उनका स्पीच सुनते हैं हमारा छाती फूल जाती है, क्या आदमी है। पर जो नीचे बैठ के करप्शन कर रहे हैं साहब, उसके खिलाफ बोलो। नहीं बोलोगे तो छोड़ो पार्टी के होते, आप दोनों भाई समाज का कल्याण करते हैं, क्या रखा है, करप्शन है तो खत्म करो। नहीं करनी है तो मान लो कि हमने पार्टी की जाचाकार करनी है, हमें देशवासियों से कोई मतलब नहीं। युवा मरता है तो मरे, रेडी नहीं लगा सकता, नहीं लगाए, बूट पॉलिश करने का हक भी आप लोग नहीं देते हो और बात आत्मनिर्भरता की करते हो आप। अरुण जी रोजगार की बात कर रहे थे, सुशांत जी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। रोजगार का तो ये है कि जब सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने थे, आते ही 2 लाख नौकरियां उन्होंने अनाउंस की थी। उसके बाद जी हमारे मुर्मू साहब आ गए। मुर्मू साहब ने बोला था जी कि हम 50,000 नौकरी देंगे पार्ट वाइज करके। उसके बाद इनके डीडीसी के इलेक्शन आ गए। मैं इनके मैनिफेस्टो उनको बता रहा हूँ, डीडीसी के इलेक्शन से तुरंत पहले इन्होंने बोला 70,000 नौकरी, डीडीसी इलेक्शन के तुरंत बाद 70,000 नौकरी। पिछले 4 साल में कागजों पर ये करीबन कोई 2.5-3-4 लाख नौकरी दे चुके हैं। अरे भाई किसे दी है, कहाँ दी है, वो लोग कहाँ नौकरी कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा लोगों को प्रकाश डाले इस चीज पे कि वो लोग कहाँ नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बैकडोर एंट्री सिडको सी कॉप जेके सीमेंट बंद करा दिया। जिनकी सत्ता होती है इल्ज़ाम भी उन्हें लगाया जाता है, क्योंकि जनता को काफ़ी अपेक्षा होती है। और हम बात करते हैं सुशांत जी से, सर के पास भी आएंगे, पहले हम थोड़ा इनसे इनकी क्लेरिफिकेशन ले लें। सर बोलिए। सर मैं बताना चाहूँगा, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि लाइसेंस की बात कर रहे हैं। मुद्रा लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था कि जिसमें जो नौजवान हैं वो अपने काम को शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक मुद्रा लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन 60% एनपीए हुआ है, पता है आपको? आपके पास आंकड़े हैं? 60% एनपीए है मुद्रा लोन। 50,000 में आदमी रेडी नहीं लगा सकता। अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने बात की कि लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, अभी ये आगे एनपीए पे। अगर लाइसेंस मिल ही नहीं रहे हैं तो मुद्रा लोन गए कहाँ, फिर आए कैसे? अगर उनके पास लाइसेंस था, लेबर कमिश्नर एक लाइसेंस देती है, ओ लाइसेंस और सी लाइसेंस देती है, अगर वो लाइसेंस देती है तभी मुद्रा लोन मिलता है। तो इसका मतलब अभी तक ये कह रहे थे लाइसेंस नहीं, अभी बात इनकी चेंज हो गई। कि लाइसेंस अब मिल गए। अब लाइसेंस मिल गए क्योंकि बताना फैक्ट जब सामने आया तो लाइसेंस मिल गए। तो अब मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि मुद्रा लोन उसी को मिलता है जो लाइसेंस इसके पास होता है, और लाइसेंस भी मिले, आत्मनिर्भरता भी हुई, मुद्रा लोन भी मिले। आज मैं लेबर कमिश्नर ऑफिस का भी एक आपको, इन्होंने मुझे पहले बात पूरी करने दें। मैं आपके पास आऊँगा। ये कह रहे हैं गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जनाब ये जो बात कर रहे हैं कि जिनके लाखों के जो बिल थे अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन जो गरीबों के जो जिन्हों के कोई हज़ारों में 2,000 और कितने सारे कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन काट दिए गए। मैं अभी पिछले दिनों मलाड में गया हुआ था, वहाँ पे जो है एक गरीब आदमी जो है जिसको एक पोल तक नहीं दिया हुआ और उसने काफ़ी दूर से जो है वो तार लगाई हुई थी और उसका जो है कनेक्शन काट दिया गया। इवन के उसके घर में सिर्फ एक बल्ब जलता था और उसका जो है बिल 1 लाख से भी ऊपर जो है। तो आप क्या मानते हैं, ये कनेक्शन भाजपा काट रही है? नहीं, मैं ये नहीं ये एक प्रॉक्सी सरकार है, भाजपा की ये प्रॉक्सी सरकार है, क्योंकि ये तो इन्हीं के राज में हो रहा है।
सर अगर बात पूरी करने देंगे तो मैं चार व्यक्तियों ने मेरे से प्रश्न किया है, मैं चारों प्रश्न एक प्रश्न का उत्तर, इन्होंने 10-10 किए हैं, मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा अगर आप उत्तर लेंगे तो। पहला प्रश्न था आत्मनिर्भरता का, वो तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लाइसेंस आया, मुद्रा लोन तभी मिलता है अगर लाइसेंस हो। अभी तक बोल रहे थे लाइसेंस नहीं मिला, अब मैं आ रहा हूँ उस पर, आप मुझे अगर आप आंसर देने देंगे तो मैं दूंगा। तो पहले तो लाइसेंस मिला, पहले इनको मैं क्लियर कर दूँ, लाइसेंस था तभी मुद्रा लोन मिलता है, उसके पहले बात क्लियर हो गई। दूसरी बात सीकॉप पे बड़ा अड़े हुए हैं, मैं इनके ध्यान में लाना चाहूँगा 2014 से पहले जितनी एंट्रियाँ पुरानी सरकार ने बैकडोर की हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। करप्शन सिर पे बैठी हुई थी 2014 से पहले। ये 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई सबको टाइट किया गया। उस टाइट होने के बाद जब ये इन्होंने उन सीकॉप वालों को, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टाइट किया जो लोग बैकडोर एंट्रीज करते थे, आज आप उसका नतीजा है कि देश में अब ये देश में करप्शन लेवल कम हुआ है। अगर आप अगली बात करें, बिजली की बात करें, आप बिजली की बात कर रहे थे, बिजली के कनेक्शन अगर सर आप बोले ना आप केस करें, कोर्ट आपके लिए। हम अंकित जी आपके पास आएंगे। ये जो करप्शन की मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, ये बोल रहा है कि जिन्होंने करप्शन की उनको टाइट किया गया। सर जिन्होंने करप्शन की उनको टाइट नहीं किया गया, उनको बीजेपी में ले लिया गया। जिन्होंने करप्शन की उनको सजा दी गई, बीजेपी में जिन्होंने करप्शन की उनको सजा दी गई। उनके सारे 2014 में उनके सारे गवर्नमेंट बनी है, 2014 की गवर्नमेंट जो सेंटर किया उसने बड़ी स्पष्टता से काम किया। मैं बिजली की कनेक्शन की बात करना चाहूँगा, हमारे चरोतरा साहब बिजली की बात कर रहे थे। आज एक तरह से जिस तरह से देश के अंदर एक जहर गोला गया फ्री बिजली के नाम से, वो जहर इन्होंने प्रयास किया, आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो। नहीं, इन्होंने कहा कि बिजली के क्रश कर, मैं बता रहा हूँ जो बिजली का उपयोग, अगर मैं अपना एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आप बताएं आप अपना एक फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी अंकित जी ने भी फ़ोन दिखाया, अमन जी ने भी, दोनों फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो प्रीपेड के कनेक्शन है तो अगर वो रिचार्ज कराएंगे तो तभी फ़ोन मिलेगा ना, और अगर पोस्टपेड के कनेक्शन है तो बिल जमा कराएंगे तभी होएगा। वही बिजली में है कि अगर क्यों नहीं कट रही? तो उस हिसाब से देखिए कविंदर गुप्ता जी का 32 लाख का बिल है, वो क्यों नहीं कट रही? कविंदर जी बात को पूरा करना चाहूँगा। कविंदर जी की बात में अगर इनके पास इतने ज़्यादा आंकड़े हैं तो ये इनके आंकड़े हो सकते हैं। पार्टी की बात कहाँ से चली थी? पार्टी की बात चली थी अच्छे दिनों से। पार्टी की बात चली थी बुलेट ट्रेन से। पार्टी की बात चली थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से। पार्टी की बात चली थी सस्ते तेल से। पार्टी की बात चली थी स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर ले लेके मतलब कि वहाँ पर रोना धोना डाला था। पार्टी अच्छे दिन आए किसी के। पार्टी की बात चली थी 15 लाख से। और सर मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 15 लाख दिलवा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 15 लाख रुपए मेरा दिलवा दीजिए। 8 साल सर मैं इसका भी एक लास्ट उत्तर दे देता हूँ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना आज इकॉनमी को मेंटेन रखा है, और ये किस कारण हो पाया, जबकि कोरोना भी जैसी एक भयंकर बवंडर देश के अंदर आया, जिसके अंदर इतना एक मौत का तांडव पूरे देश भर के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हुआ। जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी गिरी, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी गिरी। लेकिन इस सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि किसी भी तरह से कोरोना को भी कंट्रोल किया जाए देश के अंदर, और उसमें आप देख सकते हैं किसी हद तक हम सब लोगों की मदद से सरकार उसमें सक्सेसफुल भी हुई। अमन जी यहाँ पे हंस रहे थे, पहले हम उनकी हंसी का जो कारण पूछना चाहते हैं। सर क्यों हंसे? हमारे भाई ने अभी बोला कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था उन्होंने पूरी तरीके से, आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बाहर की कंपनियां यहाँ काम करती थी, 7 कंपनियां जो है वो बैकआउट कर गई, हिंदुस्तान से चली गई वापस कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये अर्थव्यवस्था कर दी इन्होंने हमारी। सर मैं ये इनकी अर्थव्यवस्था का ये प्रूफ देना चाहता हूँ। ये देश की हालत 2.5 लाख करोड़ कर्ज से 26 लाख करोड़ हो गया। मतलब कि जो देश का, कहाँ से आपने आंकड़े निकाले सर? ये नेट में सारा आंकड़ा होता है सर, मोबाइल में सब आंकड़े दिए, जीडीपी के सारे आंकड़े दिए होते हैं। रिकॉग्नाइज पेपर से आंकड़े इकट्ठे किए होते हैं। हम भी राजनीति में है तो आंकड़े इकट्ठे करना हमारा काम। सर आंकड़े इकट्ठे करना इनका भी काम है, आंकड़े इकट्ठा करना हमारा भी काम है। जितना कर्ज के अंदर जम्मू कश्मीर को पुरानी सरकारों ने रखा था, आज उस कर्ज को खत्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज देश के वीर सैनिकों को जो डुप्लीकेट बुलेट प्रूफ जैकेट पुरानी सरकारों द्वारा दी गई, आज उसको खत्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज किसी में हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सके, उसको खत्म और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज आप बात कर रहे हैं
कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था, जीडीपी और कर्ज की, जो कर्ज पुरानी सरकारों ने देश को नाम रख दिया था, देश के प्रत्येक व्यक्ति के 10 लाख 15 लाख की बात कर रहे हैं, जो पुरानी सरकारों ने देश की हालत रखी थी कि अगर एक एक व्यक्ति भी 50 लाख भी ब्रिटिश एम्परर्स और जो बैंक्स हैं उनको दे, तब भी हमारा देश कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश को कर्जे में कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और देश को डेवलपमेंट में, उधमपुर के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। ये जो वैक्सीन के नाम पर सिर्फ इन्होंने ये है कि मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लगा दिए, हर जगह पेट्रोल पंप पे जाओ मोदी जी के बैनर आपको केजरीवाल के मिलेंगे, जिन्होंने बैनर पे इतना पैसा खर्च दिया, इतना पैसा केजरीवाल ने बैनर पे खर्च दिया, इतना देश की दिल्ली की अर्थव्यवस्था नहीं होगी, कोरोना काल में जो फ्री की दवाई नहीं होगा, जितना पैसा एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, दिल्ली के अंदर देखो सर, पे पेपर्स पे आपके पेट्रोल पंप पे, अगर दोनों बोलोगे तो कोई भी बोल नहीं पाएगा, ना जनता समझ पाएगी। फ्री वैक्सीन दी गई, फ्री वैक्सीन के नाम पर इन्होंने मोदी जी का प्रचार किया गया। सर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, निशान भी देखा है और दिल्ली में लगी वो एडवर्टाइजमेंट भी देखी है, कल भगवत मान और आम आदमी पार्टी का। आपने कोई एहसान नहीं किया हिंदुस्तान के अंदर आज तक, पोलियो की वैक्सीन, आज तक ये जो आप अपनी बाजू घर जाके देखें प्लीज, ये जो निशान है ना, ये फ्री वैक्सीन का है, ये फ्री वैक्सीन का। हाँ बस ये बात अलग है, ये बात अलग है कि बाकी लोगों ने फोटो नहीं चिपकाए, आपने चिपका दिए। बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश पे एहसान नहीं किया। हर एक पार्टी नहीं, ये आज ये समाज सेवक हैं, आज ये समाज सेवक हैं, इससे पहले पैंथर पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ चुके हैं, फिर क्या हो गया? ठीक है ना? चुनाव लड़ना अभी कैसे भाजपा वालों को अधिकार है? चुनाव लड़ना कैसे भाजपा वालों को अधिकार है? आप बताएं क्या समाज सेवा करना कोई पाप है? आप बताएं फिर मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसे। मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं बात कर सकता हूँ, अगर बात नहीं करना डेमोक्रेटिक राइट नहीं है मेरा। आप बोलते हैं आप पाकिस्तान का क्या करो, अरे बांग्लादेश कैसे बना था पता है आपको? हिस्ट्री पढ़ी है कभी? बांग्लादेश कैसे बना था? पाकिस्तान से तोड़कर बनाया था, पता है आपको? हिस्ट्री पता ही नहीं है आपको? एहसान सर जनता का है, जिन्होंने इनको 323 सीटें दी है, एहसान जनता का है, जिन्होंने इनको 330 सीट दे के इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, इनको गद्दी पर पहुंचाया था, इसलिए नहीं अच्छे दिनों के लिए पहुंचाया था, 15 लाख के लिए पहुंचाया था, बुलेट ट्रेन के लिए पहुंचाया था और पेट्रोल के लिए पहुंचाया था, सिलेंडर के लिए पहुंचाया था। एक भी मुद्दा ये खरे नहीं उतर रहे हैं, जनता को धोखा देकर अभी चुनावों में ये इनका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया, जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट की गई, यही मॉडल इनका पंजाब में चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इस मॉडल को कदा भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनका ये नारा देते हैं सर, मेरे को जेब लगा, हर हर मोदी, हर हर महादेव का नारा मैंने सुना है, हर हर मोदी का नारा मैंने इनसे ही पहली बार सुना है। और राम को ये हाथ से पकड़कर मंदिर तक पहुंचा रहे हैं, जो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी है। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम 370 हटाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में था हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने अपने मैनिफेस्टो के ये 2 भी पूरे किए, डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, अपना सबका साथ सबका विकास पे हम लोग काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने के चक्कर में जो हनुमान चालीसा मस्जिद में जाके पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। सब कुछ सही कह रहे हैं, इन्होंने मुद्दे सही उठाए। हमारा एक यूथ क्या चाहता है, हमारा प्रधानमंत्री ग्रो करे और ऑपोजिशन भी ग्रो करे। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो और गवर्नमेंट भी स्ट्रांग हो, हमारा फकर हो, लोगों को डर भी हो गवर्नमेंट को कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, और हमारा प्रधानमंत्री भी डाउन नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। पर बात इन्होंने बोली, आप सीखो, आपकी आप बात बड़ी कर रहे थे ना पुरानी, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी निकाल दी साहब। रिकॉग्नाइज पेपर इन जम्मू, दैट इज नाम ले सकते हैं साहब? नहीं ले सकते। आप ऊपर लोगो पढ़ लीजिए, 2014-2017 में बैकडोर एंट्रीज हुई है साहब। आप क्या आप निर्णय करेंगे? आप तो एक अपने लीडर की, आप सुनिए, आप अपने लीडर की बिल्डिंग को हाथ नहीं लगा सकते। आप क्या सबका साथ सबका विकास करेंगे? आप देखिए, अगर आप किसी पे निजी कमेंट कर रहे हैं, मैं उस पर कोई समझता नहीं दे सकता, लेकिन 2014-17 के मामले की बात कर रहे हैं तो वो उस पर कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, उस पर कमीशन इंक्वायरी कर रहा है। अगर इंक्वायरी में कोई भी गलत आता है उसको सजा दी जाएगी, चाहे वो कहीं का भी
भी होगा। मोदी जी का क्लियर फंडा है, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर फंडा, जो गलत है वो गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई गलत साबित होता है इंक्वायरी में तो उसको सजा दी जाएगी। जब अगर गलत हो ही नहीं तो उसको हम पहले कैसे गलत बोल सकते हैं? या मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, ये हमारी संस्कृति है। हमारी हिंदुओं की संस्कृति ये नहीं कहती कि मस्जिद में जाके हम झंडा फहराएं, मस्जिद में जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ें। क्या हमारे मंदिर कम पड़ गए? बिजली फ्री चाहिए और ना ऐसी देश की अर्थव्यवस्था चाहिए कि 60% लोग जाके गरीब हैं। हमें चाहिए हर बंदा काम करे। आप सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं उसमें इंप्लीमेंट करें। 2 साल से आपने हमारे जैसे बंदों को हरास किया, आपकी गवर्नमेंट ने, आप बातें करते हैं कौन सा विकास? एक आप ईमानदार है ना, आप बोलते हैं अपने आप को, मैं भी बोलता हूँ ईमानदार है। बताइए अगर अमन शर्मा ने प्रोटेस्ट किया था, गलत किया था, इस पे पर्चा लगा? नहीं पहले मेरी बात कंप्लीट हुई, आपने मेरी बात कंप्लीट होने दी। इन्होंने अगर संविधान के तहत अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इनके ऊपर पर्चा लगा, तो संविधान के तहत शनिवार को डॉक्टर साहब आए, आप 300 बंदे इकट्ठे हुए, क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट किया कि अब संविधान कहाँ है हमारा, अब क्यों खतरे में है? आप पार्टी की गुलामी करते हैं साहब, मैं सही बोलता हूँ। अगर इस पे पर्चा लगा तो 300 बंदों पे, उस एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस एमपी पे क्यों नहीं पर्चा लगा जिसने शनिवार को लॉकडाउन के दिन सारे हम 300 बंदे का जलसा ये देवका में? क्या ये आपका भाई नहीं है? इसके लिए क्यों नहीं खड़े हुए आप पार्टी के गुलामी? मैं उत्तर दे दूं, अगर मेरा उत्तर पूरा लेंगे तो मैं उत्तर देना चाहूंगा इस बात को जो बड़े जोश के साथ अंकी जी ने बताई। जो आपने अंकी जी, अभी मैंने बोला ही नहीं कुछ, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये जोश है, ये जोश है और ये जोश बना रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पानी का मसला था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाया और ये एफआईआर की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर प्रोटेस्ट किया बाकी पार्टियों ने भी किया, उन पे पर्चा नहीं लगा। मैं खुद कहता हूँ आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? अब आप बोल रहे, मैं बता रहा हूँ ना, आप जवाब लीजिए। आप जवाब नहीं लेना चाहते, आप जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, उन पे पर्चा नहीं लगा। कांग्रेस से सुमित जी ने प्रोटेस्ट किया, उन पे पर्चा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि किसी ने क्योंकि उन्होंने गरीबों को मजाक लेने के लिए कुत्ते का मुहावरा नहीं दोहराया, इसलिए हम पे प्रोटेस्ट में पर्चा नहीं लगा। देखो सुशांत जी को पता कैसे पता कि मेरे पे पर्चा क्यों लगा? क्योंकि इनको यह पता है कि पर्चा किसकी शय पे लगवाया गया। ये जानते हैं किसकी शय पे लगवाया गया। ये जानते हैं कि कौन लोग किन लोगों की मंडली इकट्ठी हुई थी उस वक्त कि ये काम नहीं करने देता भाई। ये हमें इनको पता है पर्चा, यही जानते हैं क्यों लगा पर्चा। मैं बिल्कुल सही, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इसका साथ क्यों नहीं दिया पार्टी ने? किसी ने भी मेरे बोला, मेरे भोपाल मंडल के पास किया, मुझे तकलीफ हुई। मेरे को अफसोस है ये नए लीडरों को आगे नहीं आने देते। अगर आपको बता ना शनिवार को लॉकडाउन था कि किसने आपको कर्फ्यू पास किए थे? क्यों नहीं उन लोगों पे पर्चे लगे जिन्होंने उल्लंघन किया कर्फ्यू का? शनिवार को इतने बड़े देवका में रैली कर दी, वीकेंड लॉकडाउन था। अगर उन पे पर्चा नहीं तो इस पे क्यों पर्चा? कहाँ है सबका साथ? क्यों नहीं दिया आपने? तो आज कुत्ते वाली बात जो आप बार बार दोहरा रहे ना, आप बात को घुमाई मत। आज बोलिए, चलो आज इसने गलती कर दी। जिस दिन पर्चा लगाया था उस दिन आपने क्यों नहीं माफी मांगी? गलती आज की ना, कहाँ है सबका साथ? आप पार्टी की गुलामी करना छोड़िए। सुशांत जी, क्योंकि इनको ये बताया कि पर्चा लगा किसकी शय पर है, लगा जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है। जी मैं वापिस लौटना चाहूंगा कि ये किसी के निजी, मैं किसी की निजी पे नहीं जा रहा। ये एक डेवलपमेंट की बहस है, मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ डेवलपमेंट पे रहे। ये निजी, ये किसी की निजी नहीं थी। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर किसी की शय पे पर्चा लगा, अगर इनमें है, अगर इनको लगता है किसी की शय में लगा, ये बोले, मीडिया सामने है, लोग जनता सामने है, ये बोले ना कि किसकी शय पे इन पे पर्चा लगा, ये बताए। अगर इनको पता है किसकी शय पे लगा, ये बताए ना, ये बताए। मैंने मीडिया में सपोर्ट की इनकी मुद्दा पे पर्चा क्यों लगा? आपने क्यों नहीं ओपन करे। मैं बोल रहा हूँ आपको भी पता किसकी शय पे लगा। आप बता रहे ना, मैं बताता हूँ क्यों लगा पर्चा। ये बोल रहे हैं कि मैं बताता हूँ क्यों लगा पर्चा। ये खुद बोल रहे हैं मैं बताता हूँ, आपको पता है ना क्यों लगा। आप बताओ ना क्यों लगा। बोलने के एक संयम होता है, एक डिबेट का एक संयम होता है, एक डिबेट का संयम होता है, एक डेवलपमेंट की बहस पे, डेवलपमेंट पे बात होती है, उस चीज का एक संयम होता है, हर तरह का एक संयम होता है। इसीलिए आज गरीब आदमी को कुत्ते की संज्ञा दी गई। फिलहाल
फिलहाल झूठ बोलने वालों से बहस का ज्ञान नहीं पूरे दुनिया में आप नहीं बताएंगे कि मुझे किससे कैसे अंकित जी, बात करनी है। शनिवार को लॉकडाउन है, कानून क्यों चेंज हो गया? हम- 300 बंदों को कैसे परमिशन मिल गई? मेरा भाई घर से बाहर नहीं निकल सकता, शनिवार को लॉकडाउन है। किस अथॉरिटी ने 300 बंदों को परमिशन ली? किस तरीके की आप बात करें सबका साथ? आप वीआईपीओ का साथ और गरीबों के साथ और नॉर्मल आदमी का अत्याचार। दिस इज द स्लोगन साहब। I don't want to contest any election, but this is the fact. You are saving the skins of some VIPs in your party. फिलहाल जो मुद्दा था वो डेवलपमेंट का था उधमपुर की, और जो बहस है काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमें लगा कि कुछ समय की कमी है, और फिलहाल सभी ने अपना उबाल निकाला है जो उनके अंदर था, और हर किसी ने अपने प्रश्न निकाले हैं, किसी ने उत्तर भी अच्छे दिए हैं। और फिलहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि ये भाईचारा इसी तरह बना रहे, बहस चलती रहती है, क्योंकि ये सिर्फ चंद दिनों की रहती है। अभी तो हम फिलहाल उधमपुर में सभी अपने आप को भाई समझें, और हम चाहते हैं कि इस बहस को यहीं पे ख़त्म किया जाए, और अगली बार किसी और नए मुद्दे को लेके आएंगे। और हम चाहते हैं कि ये लोग फिर दोबारा इसी तरह से हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आके बैठें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय पंडो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।